अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेकेंड ईयर से रिलेटेड है। और सेकेंड ईयर का के फिज़िक्स के बुक्स में पहला टॉपिक जिसका नाम है कोलम्बिक लॉ, जिसको हम कहते हैं कूलम्स लॉ। लेकिन कूलम लॉ को पढ़ने से पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ मीन बाय चार्ज। चार्ज क्या है, चार्ज के टाइप्स कितने हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कब होगी, फोर्स ऑफ रिपल्शन कब होगी, ठीक है। इसके अलावा हमारे साथ पॉइंट चार्ज क्या है, टेस्ट चार्ज क्या है, सोर्स चार्ज क्या है। तो आज के टॉपिक में हम इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो लेट स्टार्ट आवर कंसर्न टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल हम चार्ज कैसे कहते हैं, ठीक है। तो चार्ज हमारे साथ जो है ये एक मैटर्स की, एक ऑब्जेक्ट की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मीन नेचुरल अकरिंग प्रॉपर्टी है। चार्ज के इस प्रॉपर्टीज़ को आप जो है चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। और इसके अलावा फिज़िक्स में हमारे साथ कुछ लॉज हैं, उन लॉज को आप लोगों ने वायलेट नहीं करना। किसी भी जो है केमिकल रिएक्शंस में या आप जो है किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शंस में आप कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को और कंजर्वेशन ऑफ मास को जो है वायलेट नहीं करेंगे, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है कि चार्ज आपके साथ थ्रू आउट द रिएक्शन जो है या एक्सपेरिमेंट्स में वो सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अब चार्ज क्या है, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है एक मटेरियल की, मतलब मैटर्स की। अगर मैटर है आपके साथ तो उसमें चार्ज ज़रूर होगा। चार्ज जो है आपके साथ, उसकी डिफिनीशन हम इस तरह भी कर सकते हैं कि समथिंग विच इज़ ट्रांसफ़र फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट इनटू अनदर ऑब्जेक्ट, या समथिंग विच इज़ ट्रांसफ़र फ्रॉम वन बॉडी इनटू अनदर बॉडी। एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हम चार्ज को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बट चार्ज कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, इट कैन बी इट कैन बी ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट इनटू अनदर ऑब्जेक्ट। इसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है, इसको हम ख़त्म नहीं कर सकते, इसको हम पैदा नहीं कर सकते, ठीक है। या इसके अलावा हम इसकी ये भी डिफिनीशन कर सकते हैं कि चार्ज इज़ द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट काज इट टू एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन प्लेस इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है, किसी भी मैटर को किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रख लें और उस पर फोर्स लगता है, तो उस फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को हम क्या कहते हैं, उस ऑब्जेक्ट के को चार्ज मीन। चार्ज एक मैटर का जो है, मैटर की जो है एक फ़िज़िकल प्रॉपर्टी है। और उसका आपको अंदाज़ा कैसे लगेगा कि यहाँ पर चार्ज है या नहीं है, जब आप उस ऑब्जेक्ट को जो है किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और उस पर फोर्स लगता है, चाहे वो अट्रैक्टिव नेचर का हो, चाहे वो रिपल्सिव नेचर का हो, चाहे वो इनवर्ड हो, चाहे वो आउटवर्ड हो। तो ऐसे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं। चार्ज को ट्रांसफ़र करने के जो है हमारे साथ मैनी टेक्निक्स हैं, तरीके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम रबिंग कर सकते हैं, ठीक है। हम एनर्जी दे सकते हैं, एनर्जी की मदद से हम कर सकते हैं, या रबिंग ऑफ फोर्स कर सकते हैं, रब वन ऑब्जेक्ट इनटू अनदर ऑब्जेक्ट, तब भी चार्ज को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। और इस फिनोमेना को इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहा जाता है, ठीक है। चार्ज हमारे साथ दो तरह का है, एक को पॉजिटिव चार्ज कहते हैं, एक को नेगेटिव चार्ज कहते हैं। पॉजिटिव चार्ज नॉर्मली प्रोटॉन्स पर होता है और नेगेटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन्स पर होता है, ठीक है। अगर आप एक एटम्स के अंदर चले जाएं तो एटम में आपके साथ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। इसका मतलब ये है कि आपके साथ एक एटम जो है वो एक न्यूट्रल एंटिटी है, न्यूट्रल पार्टिकल है, मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं होगा। तब तक नहीं होगा जब तक आप वहाँ पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटीज़ में डिफरेंस नहीं ला पाते, ठीक है। हमारे साथ ये लेट्स सपोज पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या लाइन जो है वो पॉजिटिव चार्ज से जो है वो क्या होगा, वो आउटवर्ड होगा और नेगेटिव चार्ज की तरफ इनवर्ड होगा। मीन फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा फ्रॉम पॉजिटिव टूवर्ड नेगेटिव होगा। पॉजिटिव चार्ज को हम हायर पोटेंशियल का कह सकते हैं, नेगेटिव को हम लोअर पोटेंशियल का कह सकते हैं, ठीक है। मतलब पॉजिटिव चार्ज कब जनरेट होगा, जब एक मैटर से या एक ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन जो है वो निकलेगा, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम एनर्जी देते हैं, वो एनर्जी वहाँ पर स्टोर हो जाती है। सो दैट इज़ वाई हम कहते हैं इट इज़ अ हायर पोटेंशियल, हायर एनर्जेटिक क्वांटिटी। और नेगेटिव चार्ज मीन जब वहाँ से निकल जाता है तो उसके साथ एनर्जी कम होती है पॉजिटिव की निस्बत, तो हम कहते हैं कि वो लोअर पोटेंशियल है, लोअर एनर्जी है। चार्ज की प्रॉपर्टी ये है कि ये क्वांटाइज है, मीन आपके साथ हर एक चार्ज की अपनी एक स्पेसिफिक वैल्यू होगी, डिफरेंट भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है। मीन क्वांटाइजेशन का मतलब है डिस्क्रीट फॉर्म में होगी, पैकेट के फॉर्म में होगी।
फंडामेंटल चार्ज जो है उसकी यूनिट या उसका यूनिट जो है वो हमारे साथ कूलम है, चार्ज का यूनिट हमारे साथ कूलम है। फंडामेंटल चार्ज की जो वैल्यू है वो है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। कूलम इज़ द यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज का जो ऐसा यूनिट है वो हमारे साथ क्या है, वो कूलम है, ठीक है। इसके अलावा हमारे साथ चार्ज के कुछ मुख्तलिफ और भी यूनिट्स हैं CGS सिस्टम में, जिसको हम कहते हैं स्टेट कूलम्स, ठीक है। फ्रैंकलिन उसको कहा जा सकता है, या इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ESU। ये 3 हमारे साथ CGS सिस्टम में चार्ज के यूनिट्स हैं। हमारे साथ जो है चार्ज के कुछ टाइप्स हैं, जिस तरह के एक चार्ज को हम कहते हैं पॉइंट चार्ज, एक को हम कहते हैं टेस्ट चार्ज, एक को हम कहते हैं सोर्स चार्ज। पॉइंट चार्ज वो चार्ज होता है जिसका साइज़ जो है वो छोटा होता है, बहुत छोटे में होता है। हम कहते हैं कि ये हमारे साथ एक हाइपोथेटिकल चार्ज है, साइज़ के लिहाज से छोटा होगा, ठीक है। और उसका जो उस पर जो पोलैरिटी होगी वो पॉजिटिव भी हो सकती है, वो नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। तो ऐसी एंटिटी को हम पॉइंट चार्ज कहते हैं कि या तो वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, लेकिन साइज़ उसका बहुत ही छोटा हो, ठीक है। मतलब अगर आप दो चार्जेस को बहुत ही करीब रख लें, ठीक है, तो उनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो उस चार्ज की रेडियस से हमेशा क्या होगा, वो ज़्यादा होगा, ठीक है। दूसरा हमारे साथ जो चार्ज है उसको हम कहते हैं टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज भी हमारे साथ जो है वो स्मॉल मैग्नीट्यूड में होगा, बहुत ही आपके साथ जो है वो स्मॉल मैग्नीट्यूड का होगा, मतलब छोटा होगा। अगर आप दो टेस्ट चार्ज को करीब रख लें, बहुत ही करीब रख लें, फिर भी उनका जो डिस्टेंस है उसकी साइज़ या उसकी रेडियस से ज़्यादा होता है। और टेस्ट चार्ज हमेशा जो है वो पॉजिटिव नेचर का होता है। टेस्ट चार्ज की मदद से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी दूसरे चार्ज के मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। हमारे साथ जो तीसरा चार्ज है उसको हम कहते हैं सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज हमेशा लार्जर मैग्नीट्यूड का होगा, लार्जर साइज़ का होगा, और उसकी जो पोलैरिटी होती है वो भी पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो ये 3 चार्ज थे हमारे साथ चार्ज की डिफिनीशन क्या है, टाइप्स क्या है, और फिर उसमें पॉइंट चार्ज, टेस्ट चार्ज एंड सोर्स चार्ज, ठीक है। अब हम चलते हैं कहाँ पर, कोलम्बिक्स लॉ या कूलम्स लॉ की तरफ, ठीक है। अब आप अपने जहन में ये रख लें कि जब आपके साथ दो चार्जेस, वो लाइक चार्जेस हम उसको कह सकते हैं या सिमिलर चार्जेस कह सकते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव ले लें, नेगेटिव नेगेटिव ले लें। सो पॉजिटिव पॉजिटिव जो है या नेगेटिव नेगेटिव सिमिलर चार्जेस है, लाइक चार्जेस हैं, इट्स मीन दैट कि ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है। अगर आप पॉजिटिव नेगेटिव को ले लें या नेगेटिव पॉजिटिव मीन अपोजिट चार्जेस को ले लें, अनलाइक चार्जेस को ले लें, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अब आपके साथ चूंकि हमने चार्ज की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा, क्वालिटी क्या है, कौन कौन से चार्जेस हैं, अब यहाँ पर अगर हम दो चार्जेस को करीब लाते हैं तो उनके दरमियान जो फोर्स होगा, चाहे वो अट्रैक्टिव नेचर का हो, चाहे वो रिपल्सिव नेचर का हो, उसकी क्वांटिटेटिव मेजरमेंट क्या है, मतलब उनकी वैल्यू क्या होगी, कैसे फाइंड करेंगे, कितना फोर्स लग रहा है, ज़्यादा है, कम है, कब इंक्रीज़ होगा, कब डिक्रीज़ होगा। तो इसको सबसे पहले जो है एक साइंटिस्ट का नाम है कूलम, ठीक है, चार्ल्स कूलम्स या कूलम्स उसका नाम है। कूलम्स ने जो है सबसे पहले इसकी एक्सप्लेनेशन की और उसने यूज़ किया अपने एपरेटस को, और उस एपरेटस का नाम, कोई इसको टॉर्सन बैलेंस कहते हैं, कोई उसको टॉरेसन बैलेंस, मीन टॉर्सन बैलेंस या टॉरेसन बैलेंस, ठीक है, कोई भी नाम आप उसका चूज़ कर सकते हैं। तो उसने क्वांटिटेटिव मेजरमेंट दी, कब फोर्स इंक्रीज़ होगा, डिक्रीज़ होगा, ठीक है। अब उसकी स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट उसकी ये है कि अगर आपके साथ दो चार्जेस हैं, लेकिन कूलम ने जो है चूज़ किया पॉइंट चार्जेस को, ठीक है। पॉइंट चार्जेस इस वजह से क्योंकि वो चार्जेस छोटे होते हैं, और छोटे का मतलब ये है अगर हम इनको करीब ले भी आएँ तो वो एक दूसरे के फील्ड को इफ़ेक्ट नहीं करेंगे। अगर आप सोर्स चार्ज करीब ले आएँ तो वो रिपल्शन की वजह से या अट्रैक्शन की वजह से उनके फील्ड जो है वो स्क्विज्ड हो सकते हैं या एक्सपेंड हो सकते हैं, तो हमारे साथ उसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू होगी वो नहीं आएगी। सो दैट इज़ वाई उसने पॉइंट चार्जेस को कंसिडर किया, ताकि वो पॉइंट चार्जेस एक दूसरे के फील्ड को ना तो एक्सपेंड करें, ना ही उसको स्क्विस्ट करें, ठीक है, कॉम्प्रेस करें। सो दैट इज़ वाई पॉइंट चार्जेस की चूजमेंट यहाँ पर या उसको चूज़ किया गया। तो उसने ये कहा कि अगर दो पॉइंट चार्जेस हैं आपके साथ, चाहे वो पॉजिटिव हैं या पॉजिटिव नेगेटिव हैं, ठीक है, उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी या फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, उन चार्जेस के मैग्नीट्यूड के। जितने ज़्यादा मैग्नीट्यूड उसका ज़्यादा होगा चार्जेस का, उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा होगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन भी ज़्यादा होगा। चार्जेस छोटे होंगे तो उनका फोर्स ऑफ रिपल्शन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो भी कम होगा।
दूसरा उसका जो है उसका जो स्टेटमेंट था उसका दूसरा पार्ट ये है कि इन दो चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है, ठीक है, अगर वो ज़्यादा होगा तो फोर्स जो है वो कम होगा, ठीक है, चाहे अट्रैक्टिव है चाहे रिपल्सिव है। अगर वो डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स जो है वो क्या होगा आपके साथ, वो ज़्यादा होगा, ठीक है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उसकी डिस्टेंस की स्क्वायर के। अब यहाँ पर स्क्वायर क्यों कंसिडर किया गया है आर, मतलब हम आर भी ले सकते हैं। एक तो सबसे पहले इसमें आप ये भी कह सकते हैं कि हमारे साथ जो है कूलम्स ने चूँकि एक्सपेरिमेंटली इसको एक्सप्लेन किया है, सो दैट इज़ वाई एक्सपेरिमेंटली एक वैल्यू है। दूसरा आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर जो फोर्स लगता है वो इन चार्जेस के जो है सेंटर पर लगता है। तो एक डिस्टेंस जो है वो इन दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान है और एक डिस्टेंस इसके सरफेस से लेकर इसके सेंटर तक है, ठीक है। तो एक आर जो है वो ये हुआ R1 डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, और एक आर जो है वो इस चार्ज के जो है सरफेस से सेंटर की तरफ, तो R इंटू आर स्क्वायर। दूसरा ये आप इसकी रीज़न या इसकी एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं कि चूँकि चार्ज जो है वो स्फेरिकल फॉर्म में होता है, ठीक है, यूनिफॉर्म चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है या नॉर्मली चार्ज जो होता है वो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट बाल की तरह, ठीक है। अब अगर हम क्या करें, हमारे साथ चूंकि पॉजिटिव चार्ज जो है उसमें से लाइंस बाहर की तरफ जा रहे हैं, नेगेटिव चार्ज जो है उसमें लाइंस अंदर की तरफ आ रहे हैं। तो अब इसकी अगर आप एरिया ले लें तो हमें पता है कि स्फीयर की जो एरिया है वो है 4πr स्क्वायर, या हम कह सकते हैं कि एरिया का डिपेंड जो है आर स्क्वायर पर है, ठीक है। एरिया का डिपेंड किस चीज़ पर है आपके साथ, वो आर स्क्वायर, लेकिन स्फेरिकल ऑब्जेक्ट। अब अगर लाइंस इससे निकल रही हैं इट्स मीन दैट इसकी एरिया ज़्यादा हो रही है, ठीक है। कितनी ज़्यादा होगी, आर स्क्वायर के मुताबिक। अगर लाइन अंदर आ रही है इट्स मीन दैट इसकी एरिया कम हो रही है, एरिया ज़्यादा हो रही है, एरिया कम हो रही है। स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है तो एरिया कितने इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है, आर स्क्वायर के बराबर। सो दैट इज़ वाई हम यहाँ पर जो फोर्स लेंगे वो भी आर स्क्वायर। अगर एरिया ज़्यादा होगी तो हमारे साथ फोर्स जो है वो क्या होगा, वो हमारे साथ फॉर एग्जांपल एरिया इंक्रीज़ हो रही है तो फोर्स हमारे साथ क्या होगा, वो डिक्रीज़। एरिया डिक्रीज़ हो रही है तो फोर्स हमारे साथ क्या होगा, वो इंक्रीज़, ठीक है। तो ये दो आप या तीन रीज़न इसके दे सकते हैं। दोनों इक्वेशंस फर्स्ट और सेकंड को, मतलब इसके फर्स्ट पार्ट को सेकंड पार्ट को आप कंबाइन करें, सो F इज़ प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, मतलब प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। ये फोर्स इसके इनवर्सली है, इसके डायरेक्ट है। दूसरा अपने जहन में ये रख लें कि कूलम्स लॉ को हम इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कह सकते हैं। जिस तरह की ग्रेविटेशनल लॉ है हमारे साथ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ न्यूटन्स का, उसको भी इनवर्स स्क्वायर लॉ कह सकते हैं, कूलम को भी कह सकते हैं, ठीक है। दोनों को कंबाइन करें इक्वेशन 1 और 2 को, तो जब आप इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो आपके साथ एक इक्वेशन बनेगा और उसमें होगा फोर्स इज़ प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड फोर्स इज़ प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में कन्वर्ट करें तो यहाँ पर आपके साथ कांस्टेंट आ जाएगा और उस कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, कूलम कांस्टेंट, ठीक है। उस कूलम कांस्टेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज़ से, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है के से, ठीक है। के से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। कूलम्बिक कांस्टेंट इसको कह सकते हैं, कूलम कांस्टेंट इसको कह सकते हैं। अपने जहन में रख लें कि कूलम कांस्टेंट के का जो डिपेंड है वो नेचर ऑफ द मीडियम पर है। मीडियम कौन सा आपने यूज़ किया है दो चार्जेस के दरमियान, और सिस्टम ऑफ यूनिट्स कौन सा है, CGS है, FPS है या MKS सिस्टम है, ठीक है। ये आपके साथ जनरल इक्वेशन। अगर एयर आ जाए तो फिर हम यहाँ पर के की वैल्यू जो है वो पुट करेंगे 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये इसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ठीक है। फर्दर के जो है वो किस चीज़ के बराबर है, की इज इक्वल टू 1/4πε0। अब 4π अगेन जिस तरह मैंने आपको बताया कि चार्ज हमेशा जो है वो किस फॉर्म में होता है, वो आपके साथ होता है स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, और स्फेरिकल ऑब्जेक्ट में हम हमेशा लेते हैं स्टेरेडियंस। तो स्टेरेडियंस का मतलब क्या है कि यहाँ पर हमारे साथ जो है क्या होगा, 4π होगा, ठीक है। तो के इज इक्वल टू 1/4π। अब अगर एयर हो जाता है तो एप्सिलॉन नॉट मीन एयर या फ्री स्पेस, और अगर आपके साथ एयर या आपके साथ एयर नहीं है या फ्री स्पेस नहीं है, कोई भी दूसरा मटेरियल आपने लगाया हुआ है, तो उसमें हम जो है एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन की वैल्यू पुट करेंगे। ये एप्सिलॉन नॉट मीन एयर फ्री स्पेस, अदर मीडियम के लिए हम एप्सिलॉन लगाएंगे, ठीक है। अपने जहन में ये रख लें कि एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है इन केस ऑफ एयर, जब आपके साथ दो चार्जेस के दरमियान मीडियम जो है वो एयर हो, तो उसकी जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है, और उसकी वैल्यू किसके बराबर है, 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
दूसरा अपने जहन में रख लें, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। कोई भी फोर्स ले लें, ग्रेविटेशनल फोर्स ले लें, आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ले लें, ठीक है, आप जो है न्यूटनियन फोर्स ले लें, कोई भी फोर्स ले लें तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब ये है कि उसका मैग्नीट्यूड भी होगा और उसका डायरेक्शन भी होगा। अब यहाँ पर इसके डायरेक्शन को मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर यूनिट वेक्टर लगाते हैं और यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है किस चीज़ से, आर इंटू कैप, ठीक है। तो अगर आप ले लें किस चीज़ को, आपके साथ कोलम्बिक फोर्स का फार्मूला जो है वो है Q1Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो इसके साथ जब आप आर कैप लगा लेंगे, इट्स मीन दैट कि फोर्स आपके साथ एक वेक्टर क्वांटिटी है और यूनिट वेक्टर जो है उसका हमेशा मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या होगा आपके साथ, वो आपके साथ 1 के बराबर होता है और 1 को हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी कह सकते हैं, ठीक है। फर्दर आप कोलम्बिक लॉ को या कूलम लॉ को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि Q1Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब आपको पता है कि आपके साथ आर कैप जो है या यूनिट वेक्टर किसके बराबर है, आर डिवाइडेड बाय आर मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो आप इसकी जगह लगा लें आर इंटू आर मैग्नीट्यूड। तो आपके साथ कूलम लॉ जो है आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि Q1Q2 डिवाइडेड बाय आर क्यूब इंटू आर फैक्टर। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। कभी कभार हमसे क्यूज में आ सकता है। दूसरा ये है कि कूलम का जो लॉ है आपके साथ वो न्यूटन के थर्ड लॉ को भी ओबे करेगा। मतलब चार्ज 1 2 पर जितना फोर्स एग्जर्ट करेगा 2 1 पर भी उतना ही फोर्स एग्जर्ट करेगा, ठीक है। मतलब 1 का 2 पर जितना फोर्स होगा 2 का 1 पर भी उतना ही फोर्स होगा। सेम इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ये आपके साथ फोर्स इन टर्म ऑफ एयर फ्री स्पेस, ये फोर्स इन टर्म ऑफ अदर मटेरियल जिसको हम डाई इलेक्ट्रिक कह सकते हैं। डाई इलेक्ट्रिक किसे कहते हैं, डाई मीन टू, इलेक्ट्रिक कहते हैं फेसेस। इसको हम सिंपली डाईपोल्स भी कह सकते हैं। तो ऐसा मटेरियल जब उसको आप किसी भी मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड में रख लें और उसमें दो फेजेस क्रिएट हो जाएं, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव फेस आ जाए उसमें, ठीक है, इस तरह के पॉजिटिव नेगेटिव फेस आ जाए, तो ऐसे मटेरियल को डाई इलेक्ट्रिक्स कहा जाता है। तो हम यहाँ पर कोई भी मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, डाई इलेक्ट्रिक को भी यूज़ कर सकते हैं, एयर या फ्री स्पेस को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा ये है कि परमिटिविटी किसे कहते हैं। परमिटिविटी ये एक मीडियम की प्रॉपर्टी है, ठीक है। मतलब आपने जो है फॉर एग्जांपल चार्ज को रखा है, दो चार्जेस हैं आपके साथ, ठीक है, चार्ज 1 है, चार्ज 2 है। इसका इफेक्ट चार्ज 1 का इफेक्ट 2 पर कितना है, 2 को 1 पर कितना है, तो इसका डिपेंड इनके दरमियान मीडियम पर है। अब हमने यहाँ पर कौन सा मीडियम रखा है, आया ये मीडियम जो है इसके फोर्स को जो है रिड्यूस कर रहा है, इस पर इफ़ेक्ट डाल रहा है, इसको जो है इंक्रीज़ कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो चीज़ है इसको हम कहते हैं परमिटिविटी। परमिटिविटी निकला है परमिशन से, मतलब कितने मैग्नेटिक लाइंस, कितने इलेक्ट्रिक लाइंस वो पास हो रही हैं। अगर वो इजीली पास हो रहे हैं इट्स मीन दैट लोअर परमिटिविटी। अगर उनको पास होने में रुकावट है, मतलब वहाँ पर वो रुक कर जा रहे हैं, वहाँ पर उनकी वैल्यूज़ कम और ज़्यादा हो रही है, चेंज आ रहा है उसमें, इट्स मीन दैट परमिटिविटी उसकी ज़्यादा है। तो परमिटिविटी मीडियम की प्रॉपर्टी है और इसमें हम ये कहते हैं कि कितना इफ़ेक्ट हो रहा है फोर्स के मैग्नीट्यूड पर, तो वो कौन डाल रहा है, इनके दरमियान मटीरियल, तो उसको हम कहते हैं परमिटिविटी, ठीक है। दिस हमारे साथ इसमें एक दूसरा टर्म यूज़ होता है जिसको हम कहते हैं रिलेटिव और एब्सोल्यूट में फ़र्क क्या है। रिलेटिव हम कहते हैं एक ऐसी क्वांटिटी को जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है या हो कंटिन्यूसली उसमें चेंज आ सकता हो या पॉसिबिलिटी हो चेंज होने की, तो उसको रिलेटिव कहते हैं। अगर कोई क्वांटिटी जो है वो फिक्स्ड है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही, तो उसको फिर हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट क्वांटिटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब ये है, परमिटिविटी कहते हैं मीडियम को, रिलेटिव मीन चेंज होने वाला मीडियम। पहले आपने एक मीडियम रखा, फिर आपने दूसरा मीडियम रखा, ठीक है, तो मीडियम को चेंज किया, तो इस टर्म को हम रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। तो हम इसकी सिंपल डेफिनेशन ये भी कह सकते हैं कि कंपैरिजन ऑफ मीडियम्स की कंपैरिजन या रेशियो ऑफ द मीडियम को भी हम रिलेटिव परमिटिविटी कह सकते हैं। कि फॉर एग्जांपल मेरे साथ दो चार्ज हैं, पहले मैंने उनके दरमियान एक डाई इलेक्ट्रिक्स रखा, कोई मटेरियल रखा, फिर उसका फोर्स देखा गया और फिर मैंने उस मीडियम्स को जो है उसको उठाकर वहाँ पर फ्री स्पेस क्रिएट किया या वहाँ पर मैंने एयर को क्रिएट किया, फिर वहाँ पर उसका फोर्स देखा गया। तो जब आप एक ही जो है दो चार्जेस हैं उसमें मीडियम्स को चेंज कर रहे हैं, तो उसकी जब आप कंपैरिजन करते हैं तो उसी कंपैरिजन को रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं, ठीक है। परमिटिविटी
इन केस ऑफ मीडिया, परमिटिविटी इन केस ऑफ एयर। इनका रेशो जो है वो रिलेटिव परमिटिविटी होगा। रिलेटिव परमिटिविटी चूँकि दो मीडियम्स के दरमियान या दो परमिटिविटीज़ के दरमियान रेशो है, तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा जो है रिलेटिव परमिटिविटी का मैथमेटिकल फार्मूला क्या है, एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इन केस ऑफ अदर मटेरियल, इन केस ऑफ एयर। अपने जहन में ये रख लें कि रिलेटिव परमिटिविटी जो है इन केस ऑफ एयर या फ्री स्पेस हमेशा 1 के बराबर होगी, ठीक है। और अगर आप कोई दूसरा मटेरियल रखते हैं जिस तरह के डाइइलेक्ट्रिक्स, तो फिर इसकी वैल्यू हमेशा 1 से ग्रेटर होगी, ठीक है। कभी कभार एमसीक्यूज में आ जाता है कि इफ़ वी इंसर्ट द डाइइलेक्ट्रिक्स मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस, सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी। तो चूंकि मीडियम चेंज हो रहा है, एयर या स्पेस नहीं है, तो फिर हम कह सकते हैं कि ये हमारे साथ ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। और डाइपोल्स मीन 2 पोल्स या 2 फेजेस, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे साथ ये पूरा टॉपिक था। अब हम शो करेंगे, यहाँ पर कभी कभार शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है या एमसीक्यूज में आ जाता है कि आप ये बताएं कि फोर्स इन केस ऑफ वैक्यूम या एयर जो है वो ग्रेटर होगा फोर्स इन केस ऑफ मीडिया, ठीक है, अदर मीडिया जिस तरह के डाइइलेक्ट्रिक्स हैं। तो आपने इसको आप क्या करना है, प्रूफ करना है, इसको शो करना है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हम क्या कर रहे हैं, लेट्स सपोज मेरे साथ रिलेटिव परमिटिविटी जो है वो इक्वल है परमिटिविटी इन केस ऑफ मीडिया, परमिटिविटी इन केस ऑफ एयर। तो आप परमिटिविटी इन केस ऑफ एयर को मल्टीप्लाई करें तो आपके साथ परमिटिविटी इन केस ऑफ मीडिया जो है वो इक्वल हो जाएगा रिलेटिव परमिटिविटी एंड परमिटिविटी इन केस ऑफ एयर, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब आप फॉर एग्जांपल फोर्स ले लें, कोलम्बिक फोर्स ले लें इन टर्म ऑफ अदर मीडिया, जिस तरह के मैंने यहाँ पर लिखा है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। तो आप क्या कर लें, इसकी वैल्यू उठा लें। अब यहाँ पर आप क्या कर लें, अब यहाँ पर पुट कर लें इस एप्सिलॉन की वैल्यू। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके साथ 1/4 पाई एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। एप्सिलॉन आर को यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर भी करें, ये इधर आ जाएगा। अब ये जो है, अब ये वाला फैक्टर ये किसकी इक्वल है, ये आपके साथ फोर्स इन केस ऑफ एयर या फ्री स्पेस। हम इसको एयर भी कह सकते हैं या इसको हम वैक्यूम भी कह सकते हैं, ठीक है, वैक्यूम। तो आपके साथ मीडियम है इंटू एप्सिलॉन आर, और ये जो है एयर इन केस ऑफ फोर्स इन केस ऑफ एयर या वैक्यूम। अब हमें पता है कि अदर मीडियम के लिए जो हमारे साथ एप्सिलॉन आर की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 है। इट्स मीन दैट जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा, रिलेटिव परमिटिविटी को फोर्स इन केस ऑफ अदर मीडियम के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो तब ये फोर्स इन केस ऑफ एयर के बराबर होगा। इट्स मीन दैट कि आपके साथ फोर्स इन केस ऑफ एयर जो है वो ग्रेटर है किससे, फोर्स इन केस ऑफ अदर मीडिया, क्योंकि एयर में जो है रेजिस्टेंस कम होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक लाइंस पास होंगे, फोर्स वहाँ पर कम होगा, रिलेक्टेंस कम होगी, वहाँ पर अपोजिशन कम है। और अगर आपके साथ जो है अदर मीडियम रख लेंगे वहाँ पर, चाहे वो कोई भी मीडियम हो, तो वहाँ पर फोर्स ज़्यादा होगा, फोर्स मीन रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो वहाँ पर हमारे साथ इलेक्ट्रिक फोर्स की जो लाइंस होंगी वो कम पड़ेंगे, उसका इफ़ेक्ट कम होगा, ठीक है। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, या सिंपली हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि हमारे साथ फोर्स इन केस ऑफ एयर जो है वो ग्रेटर है फोर्स इन केस ऑफ अदर मीडिया, ठीक है। या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि फोर्स इन केस ऑफ मीडिया इज इक्वल टू फोर्स इन केस ऑफ एयर और वैक्यूम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर। तो ये हमारा प्रूफ हुआ, ठीक है। तो हम इसको इस तरह भी प्रूफ कर सकते हैं और इसको इस तरह भी प्रूफ कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड आप पूछ सकते हैं, कमेंट्स में बता सकते हैं वीडियो कैसे लगी, कोई आपको इससे कोई नॉलेज मिला, कोई फ़ायदा हुआ, ठीक है, कोई एमसीक्यूज़ हो आपके जहन में, ठीक है, तो आप बता सकते हैं। कोई टॉपिक हो जिसकी समझ नहीं आती, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें, ठीक है। थैंक यू।